नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जीपी वर्मा आप सभी का बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र और पाचन से रिलेटेड लगभग हमने पूरी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। बस केवल और केवल हमारा मैटर रह रहा था सर किसके बारे में, पाचन ग्रंथियों के बारे में। और दोनों पाचक ग्रंथि रह रही थी हमारी मोस्ट कौन कौन सी, एक तो यकृत रह रहा था और दूसरा हमारा रह रहा था सर कौन सा, अग्नाशय ग्रंथि, इसको पेंक्रियाज कहते हैं। तो अब इन दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना होगा साथियों। तो आज का टॉपिक बोर्ड पर स्क्रीन पर है आपके लिए। तो चलो आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेते हैं सबसे पहले किसको सर, यकृत को। यकृत सर, यकृत कहलाता है हमारा क्या, लीवर। तो हम इसको यकृत भी कहते हैं, इसको लीवर भी कहते हैं सर, इसको जिगर भी कहते हैं और इसको साथियों हिपेट भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा सेशन होगा आज का, ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा सेशन। तो यदि बात करें सबसे पहले आधे से बच्चों को, तो मैं ये कहता हूँ कि लगभग काफ़ी बच्चों को तो इनके प्रॉपर नाम ही नहीं पता है पूरे, कि यकृत को लिवर, लिवर को जिगर, जिगर और जिगर को हिपेट भी कहा जाता है। तो यकृत, लिवर, जिगर तो फिर भी बच्चे जानते, बट हिपेट के बारे में नहीं जानते साथियों। तो ठीक है, यकृत के बारे में देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों, यकृत होती है। तो पहला पॉइंट इसके बारे में कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहते हैं सर तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों, यकृत होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी साथियों कौन सी होती है, यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी साथियों यकृत होती है। लेकिन अगले पॉइंट को अगर डिस्कस करते हैं तो कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी कौन सी होती है, यकृत होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होती है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। अब यकृत की हम बात करते हैं तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है सर, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। इतना बड़ा होता है कि साथियों अगर इसकी वजन की बात किया तो इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम, ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत और यकृत का भार होता है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। और मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आपके पास में ये होता है कि यकृत का सर अध्ययन क्या कहलाता है। तो यकृत के अध्ययन की यदि हम बात करते हैं तो यकृत का साथियों जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है साथियों क्या, हमारा हिपेटोलॉजी। तो यकृत का अध्ययन हमारा कहलाता है साथियों, बड़ा अच्छा पॉइंट है, हिपेटोलॉजी। CHSL में पूछा गया है सवाल, ये यकृत का अध्ययन कहलाता है साथियों। तो यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी, क्योंकि यकृत को कहा जाता है हिपेट और हिपेट का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। इसी तरीके से अगर रक्त की बात की जाए तो रक्त का अध्ययन कहलाता है साथियों क्या, हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो यकृत का अध्ययन हो गया साथियों क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। तो शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, लगभग इसका भार होता है कितना, 1.5 किलोग्राम होता है। और बात करते हैं यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। ये कहने को तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ये कहने को तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, लेकिन इस ग्रंथि से अगर बात करते हैं तो किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता है, ध्यान रखना।
तो कहने को तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, लेकिन इससे सर कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। तो सर क्या निकलता है, कैसे निकलता है, तो देखो जरा इसके बारे में। इसके बारे में जो हमको डिस्कस करना है वो क्या निकल रहा है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों। अब जो पॉइंट पढ़ रहे उसको अच्छा तरीके से नोटिस करना कि जो हमारा यकृत है सर, इस यकृत की अगर हम अगले पॉइंटों का डिस्कस करें तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है क्रोमेटोकाइनिन। क्रोमेटोकाइनिन हार्मोन सर, इस क्रोमेटोकाइनिन हार्मोन की यदि बात की जाए तो क्रोमेटोकाइनिन हार्मोन के कारण यदि हम बात करते हैं तो इसके कारण यकृत से स्त्राव होता है सर किसका, पित्त रस का, जिसको बोलते हैं साथियों का बाइल ज्यूस। तो क्रोमेटोकाइनिन एक हार्मोन होता है, इस हार्मोन के कारण यदि बात करते हैं तो यकृत से किसका स्त्राव होता है, पित्त रस का स्त्राव होता है। ध्यान रखना मेरे साथियों। और यकृत से पित्त रस का जो स्त्राव होता है तो पित्त रस किस तरीके से क्या होता है, तो पित्त रस की बात करते हैं, पित्त रस का निर्माण होता है साथियों यकृत में होता है। पित्त रस जो कि अगर बात करते हैं तो ये सर इसका पीएच मान होता है 7.7 से लेकर 7.8 माना जाता है। और ये होता है साथियों कैसा, हल्का पीला क्षारीय द्रव। तो ये होता है साथियों कैसा, हल्का पीला क्षारीय द्रव होता है। अच्छा, हल्का पीला क्षारीय द्रव होता है तो इसकी यदि बात करते तो हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है, तो इस हल्के पीले रंग का कारण साथियों होता है बिलिरुबिन वर्णक। तो बिलिरुबिन वर्णक के कारण सर इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ये पित्तरस है, जो पित्तरस का निर्माण होता है कहाँ पर साथियों, हमारे यकृत में होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये जो पित्तरस करता है साथियों क्या, तो यह करता है सर क्या, वसा का विघटन। ये करता है साथियों क्या, वसा का विघटन करता है। और ये वसा का जो विघटन करता है तो इसको कहा जाता है साथियों का पायसीकरण। तो यकृत के द्वारा यदि बात करते हैं तो कोई पाचन नहीं किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा किया जाता है साथियों क्या, वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। और वसा को बड़े टुकड़ों को छोटों में कन्वर्ट करने की क्रिया ही हमारे क्या कहलाती सर, पायसीकरण कहलाती है। स्ट्रक्चर बोर्ड पर बना हुआ है साथियों। स्ट्रक्चर के अगर यहाँ से आगे पॉइंट के बारे में चलते हैं तो और क्या क्या चीज़ हमको देखनी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो देखो जरा, ये जो हमारे पास में यकृत का स्ट्रक्चर है, देखिए जरा ये सर, ये जो यकृत है एक पार्ट इसका सर ये हो गया हमारे पास में, और दूसरा पार्ट सर इसका ये हो गया। अच्छा, ये पार्ट कहलाते हैं क्या, तो इन पार्टों को कहा जाता है साथियों यकृत पालिकाएं। ये पार्ट हमारी कहलाती हैं साथियों क्या, यकृत पालिकाएं। पालिकाएं दोनों, ये भी हैं और सर ये भी है। तो यकृत की अगर बात की जाए तो यकृत की मुख्य क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है सर हमारी कौन सी, यकृत पालिकाएं कहलाती हैं। और ये जो यकृत पालिकाएं होती हैं एक ऊतकीय संरचना से जुड़ी होती है, जो ये रही है हमारे पास में बीच में, ये यकृत पालिका एक ऊतकीय संरचना से जुड़ी होती है मेरे साथियों। ये रही वो ऊतकीय संरचना। और इस जो ऊतकीय संरचना की बात करते हैं इसको कहा क्या जाता है, तो ये जो ऊतकीय संरचना कहलाती है सर, इसका नाम होता है क्या, इसको कह देते हैं हम सर ग्लिसंस कैप्सूल। तो जो यकृत हैं दो पालिकाओं के माध्यम से जुड़ा होता है, और दो पालिकाओं के माध्यम से जुड़ा होता है सर ये, तो ये पालिकाएं जो दोनों जिससे जुड़ी होती हैं इस पार्ट को कहते हैं सर क्या, एक ऊतकीय संरचना से जुड़ी होती है, और इस पार्ट को कहा जाता है साथियों ग्लिसंस कैप्सूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट होता है यहाँ पर। अब यकृत में निर्माण होता है साथियों किसका, पित्तरस का। ये ध्यान रखना, पित्तरस का निर्माण होता है सर हमारे कहाँ पर, यकृत में होता है। अब नीचे अगर बात करते हैं नीचे वाले डायग्राम में, तो नीचे वाले डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर चलते हैं, अगले पेज पर हम चलते हैं। हमने डिस्कस किया कि सर यकृत में निर्माण होता है पित्तरस का, लेकिन पित्तरस का संचय कहाँ पर होता है। तो ध्यान देने वाली साथियों बात यहाँ पर ये होगी
कि सर पितरस का जो संचय होता है ये होता है मेरे साथियों कहाँ पर, पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है मेरे साथियों। तो पित्तरस का संचय होता है साथियों कहाँ पर, पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। और ये आपको दिख रही होगी अच्छी तरीके से, ये रही मेरे साथियों यहाँ पर। और इसकी बात करते साथियों तो यहाँ पर भी ये रही हमारे पास में, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है साथियों का गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये कहलाती है साथियों क्या, पित्ताशय, ये गॉल ब्लैडर पित्ताशय। तो यहाँ पर संचय होता है सर किसका, पितरस का संचय होता है। अच्छा, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है सर क्या, कोलिसिस्टोकाइन हार्मोन। नाम डिस्कस करता हूं, नाम है हार्मोन का साथियों कौन सा, तो हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइन हार्मोन। ये कोलिसिस्टोकाइन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो सर इसका कार्य होता है यह पित्ताशय को सिकोड़ता है, सिकोड़कर जो हमारा पितरस होता है इस पितरस को पहुंचाता है सर कहां पर, हमारे पक्वाशय में पहुंचाता है। तो कोलिसिस्टोकाइन जो हार्मोन होता है साथियों वो करता क्या है, ये पित्ताशय को सिकोड़कर पितरस को कहां पर पहुंचाने का काम करता है, पक्वाशय में पहुंचाने का काम करता है। और वसा का जो पायसीकरण होता है वो कहां पर होता है सर, हमारे पक्वाशय में होता है। अच्छा, एक चीज हमको देखनी है यहाँ पर, या क्या चीज देखनी है कि सर जो पित्ताशय जो पित्त की थैली होती है, ये पित्ताशय जो पित्त की थैली है यहाँ पर, ये ठीक है, इसमें हो जाती सर क्या, पथरी। पित्ताशय में पित्त की थैली में सर जो पथरी पाई जाती है, पथरी किससे बनी होती है, तो ध्यान रखना मेरे साथ, ये पथरी बनी होती है किससे, कोलेस्ट्रॉल वसा से बनी होती है। पित्ताशय में पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर में पाई जाने वाली पथरी बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल वसा से बनी होती है। अच्छा, अगर इसमें अगर पथरियां पड़ जाए साथियों, ध्यान दो जरा यहाँ पर, ये जो पित्त की थैली बनी हुई है, इस पित्त की थैली में यदि सर पड़ जाए क्या, हमारी पथरी पड़ जाए, यदि ये जो पथरियां अगर पड़ जाए इसमें, तो क्या करते हैं, इसका कोई वैसे नहीं कि सर ये यहाँ से क्लियर हो जाए, नहीं, तो इसके इलाज ये होता है कि इसकी पित्त की थैली को ही बाहर निकाल दिया जाता है मेरे साथियों। अब जब पित्त की थैली को साथियों यदि बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या पितरस का संचय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए डॉक्टर स्पष्ट कह देते हैं कि सर जिनकी पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है उनको चिकना कम खाना चाहिए, क्योंकि चिकनाई का पाचन करता है कौन, पितरस, और पितरस का संचय पित्ताशय में नहीं हो पाता है, इसलिए उसको डाइजेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान रखना, जिनकी पित्त की थैली निकाल दी जाती है उनको सर चिकना कम से कम खाना चाहिए, तो ही उनके सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। देखो साथियों, अगला पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट अगर पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं तो काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अगर और पॉइंटों पर हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीज़ देखनी है, तो सर हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था क्या साथियों, हमारा यकृत लीवर। तो यदि बात की जाए अगले पॉइंट के बारे में तो कह सकते हैं साथियों कि शराब के अत्यधिक प्रयोग से रोग हो जाता है कौन सा, लीवर सिरोसिस। तो शराब के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा रोग हो जाता है मेरे साथियों, लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है तो लीवर नष्ट होने लग जाता है, और नष्ट होने लग जाता है तो लीवर ठीक भी हो जाता है। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ध्यान रखिए, सर्वाधिक पुनरुद भवन। तो सर्वाधिक पुनरुद भवन की जो क्षमता पाई जाती है वो पाई जाती है साथियों किसमें, यकृत में पाई जाती है। सर्वाधिक पुनरुद भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है साथियों, यकृत में पाई जाती है। और सबसे कम पुनरुद भवन की क्षमता पाई जाती है, ध्यान रखना मेरे साथियों, मस्तिष्क में। नोट कर लेना इस चीज को, अगर मैंने मस्तिष्क में नहीं बताया हो तो अब नोट कर लेना अच्छी तरीके से, या बता दूंगा मैं आपको कि सर्वाधिक जो पुनरुद भवन की क्षमता पाई जाती है वो तो पाई जाती है यकृत में, लेकिन सबसे कम पुनरुद भवन की क्षमता पाई जाती है सर किसमें, हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। अगला पॉइंट देखो जरा, जो हमारा यकृत होता है मेरे साथियों,
इस यकृत की अगर बात करते हैं तो जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, इन विटामिन ए, डी, के की अगर बात करते हैं तो सर इनका संचय, इनका जो संचय होता है सर वो भी कहाँ पर होता है, हमारे यकृत के अंदर ही होता है। विटामिन ए, डी, ई, के का संचय कहाँ पर होता है साथियों, हमारे यकृत में ही होता है। इसके अलावा बात की जाए एक अगला पॉइंट, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का संचय। तो सर ग्लाइकोजन का संचय भी यदि बात की जाए तो कहाँ पर होता है मेरे साथियों, यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है साथियों, यकृत में होता है। अब सवाल आ गया साथियों, ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होती क्या चीज, तो सुनो अच्छी तरीके से कि पचे हुए भोजन का वह भाग जो तुरंत काम में नहीं लिया जाता है, दोबारा बोल रहा हूं, पचे हुए भोजन का वह भाग जो तुरंत काम में नहीं लिया जाता है, वह भाग हमारा फ्यूचर के लिए किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और इसका संचय कहां पर होता है साथियों, यकृत में होता है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर बात की जाए तो भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की अगर जांच की बात की जाए तो कौन सहायक होता है, यकृत सहायक होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यकृत को ही बहुत अच्छा अंग माना जाता है जांच के लिए, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो भविष्य के लिए जो भोजन का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इस ग्लाइकोजन का संचय साथियों कहां पर होता है, हमारे यकृत में होता है मेरे साथियों। इनके अलावा यदि बात की जाए तो यकृत है, इस यकृत को हम बहुत अच्छे स्तर पर लेके जा रहे हैं। अब काफी अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यकृत करता है साथियों क्या, इस यकृत के द्वारा किया जाता है साथियों क्या, जो हमारी बॉडी में बनती है सर क्या, अमोनिया। इस यकृत के द्वारा इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है साथियों किसमें, यूरिया में। यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, और यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ये क्रिया कहलाती है साथियों क्या, ऑर्नेथिन चक्र। यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, यह क्रिया कहलाती है साथियों क्या, ऑर्नेथिन चक्र कहलाती है। अब यूरिया एक नया रासायनिक पदार्थ होता है। इसी आधार पर यदि बात करते हैं तो हमारा जो यकृत होता है, इस यकृत को हमारे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर की साथियों रासायनिक प्रयोगशाला किस अंग को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है और उस पदार्थ का नाम क्या होता है साथियों, यकृत होता है, सॉरी यूरिया होता है। अच्छा, यूरिया की अगर बात की जाए साथियों तो यूरिया का निर्माण किया गया था किसके द्वारा, वोहलर के द्वारा किया गया था। थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं इस यूरिया के बारे में। तो जो हमारा यूरिया है यहाँ पर ये अणुसूत्र होता है साथियों इसका NH2CONH2 होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है साथियों, यूरिया होता है। और यूरिया का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, वोहलर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना मेरे साथियों अच्छी तरीके से। इस यकृत से अगले पॉइंट के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं तो सर इस यकृत के अंदर पाया जाता है क्या, इसमें पाया जाता है सर क्या, हिपेरिन। तो यकृत में हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन का ये कह सकते हैं सर हिपेरिन का निर्माण भी कहां पर होता है, हमारे यकृत में होता है एक तरीके से। अच्छा, हिपेरिन का वर्क मैं आपको बता चुका हूं कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकना होता है। इसका काम होता है साथियों क्या, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकना। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकने का काम कौन करता है, हिपेरिन करता है। और यहां पर ही एक दूसरी चीज देखने को मिलती है जिसका नाम होता है सर क्या, फाइब्रिनोज। फाइब्रिनोज। और ये जो फाइब्रिनोज प्रोटीन होता है, इस फाइब्रिनोज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और अब भी बता देते हैं इसका काम क्या होता है साथियों। तो यह शरीर के बाहर, तो यह शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो ये थक्का बनाने का काम करता है और सर ये थक्का रोकने का कार्य करता है। तो ये होता है मेरे साथियों क्या, हमारा यकृत।
यकृत की अगर बात करते हैं ना मेरे साथियों, तो यकृत हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं। अक्सर एग्जामों में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और एक ने सवाल काफी सारे बनते हैं यहाँ पर। तो ये होता है सर हमारा क्या, यकृत होता है। इस यकृत के बाद में सर हमको अगली जो ग्रंथि पढ़नी है, वो अगली ग्रंथि साथियों कौन सी पढ़नी है? तो नेक्स्ट आपके पास में आती है कौन सी, हमारी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है साथियों? अग्नाशय ग्रंथि आती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथियों क्या, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है साथियों पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहलाती है। देखिए मेरे साथियों, अच्छा ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि चाहे यकृत हो और चाहे अग्नाशय ग्रंथि हो, ये दोनों के दोनों जुड़ी किससे होती है साथियों? हमारी छोटी आंत के किस पार्ट से जुड़ी होती है? पक्वाशय से जुड़ी होती है, ड्यूडेनम से जुड़ी होती है सर, ग्रहणी से जुड़ी होती है। ठीक है, यकृत हमने देख लिया। अब हमारा नंबर किसका है सर? अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो कि पैंक्रियाज कहलाती है, इसके बारे में सबसे पहले यदि बात करते हैं तो यह है, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है सर? अग्नाशय ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है साथियों? अग्नाशय ग्रंथि होती है। और दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? वो भी अग्नाशय ग्रंथि होती है, क्योंकि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है सर? हमारे पास में यकृत होती है। अच्छा, अब ये कहने को मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। अब सबसे बड़ी साथियों मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात मिश्रित ग्रंथि है, तो इससे क्या चीज निकलेंगे साथियों? तो इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का साथियों क्या होता है? स्त्राव होता है। जो हमारी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि सर एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव होता है। देख लो अच्छी तरीके से, कुछ इस तरीके से आकृति होती है इसकी, ये रही। तो ये हमारा कहलाता साथियों क्या, ये जो हमारी है यू आकृति समान, ये तो है सर हमारी क्या, बकवास है। ठीक है मेरे साथियों। और दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारी है सर क्या, अग्नाशय ग्रंथि। अच्छा सर, इस अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर क्या बना हुआ है? ये जो लग रही है सर, ये क्या चीज है यार? ये तो इसके बारे में मैं तुमको बता देता हूं साथियों, ये है क्या? तो सर इसको कहा जाता है क्या, ये कहलाती है हमारी स्प्लीन, या इसको तिल्ली भी कहा जाता है। जो मृत आरबीसी के अगर बात करते हैं तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहलाती है। ये वही पार्ट है आरबीसी का ब्लड बैंक या कब्रिस्तान कहलाती है। प्लिया, स्प्लीनिया, तिल्ली होती है। ठीक है मेरे साथ, देखो जरा। तो ये सर अग्नाशय ग्रंथि, ये जुड़ी होती है सर किससे? हमारे पक्वाशय से जुड़ी होती है। जो छोटी आंत का पार्ट होता है, यू आकृति के समान संरचना होती है पक्वाशय, इससे जुड़ी होती है सर कौन सी? हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अब कहते हैं सर इससे एंजाइम में निकलेंगे और इससे हार्मोन्स में निकलेंगे। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। अच्छा, इस ग्रंथि से यदि अगर आगे चलते हैं तो इस ग्रंथि की बाहरी जो पार्ट होता है, इस ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है, इस ग्रंथि के बाहरी भाग से एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं सर क्या, अग्नाशी रस। भाग से निकलता है सर अग्नाशी रस, अग्नाशी रस निकलता है। अच्छा, इस अग्नाशी रस की अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं तो इस रस को कहा जाता है साथियों पूर्ण पाचक रस। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि के बाहरी भाग से, आउटर पार्ट से, तो बाहरी भाग से निकलता है साथियों क्या, एक रस निकलता है। इस रस को बोलते हैं अग्नाशी रस, और अग्नाशी रस को कहा जाता है साथियों पूर्ण पाचक रस।
समझने वाली बात ये है सर इसको पूर्ण पाचक क्यों कहते हैं, तो देखो जरा इसको। देखिए तो ये जो बाहरी पार्ट होता है ये एक तरीके से कह सकते हैं इस ग्रंथि का कौन सा पार्ट होता है सर, कह सकते हैं बहिस्रावी ग्रंथि वाला पार्ट होता है, क्योंकि मिश्रित पार्ट है, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों का मिक्सचर पार्ट होता है। तो बाहरी भाग होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एंजाइम वाला पार्ट की तरह वर्क करता है, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह वर्क करता है। तो इससे निकलता है अग्नाशी रस, लेकिन अग्नाशी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अच्छा, पूर्ण पाचक रस जो हम कहते हैं साथियों, उसमें पूर्ण पाचक रस में होती कौन कौन सी चीजें हैं, तो जो हमारा अग्नाशी रस है, इस अग्नाशी रस की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 एंजाइम्स निकलते हैं साथियों, 3 एंजाइम निकलते हैं। अच्छा जी, 3 जो एंजाइम निकलते हैं साथियों, अग्नाशी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ये 3 एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक नोट करवा देता हूँ जिससे आपको पूरी चीज़ अच्छी तरीके से लर्न रहे। तो इसके लिए हम ट्रिक नोट करेंगे सर। ट्रिक इस तरीके से क्या है, तो हम कह सकते हैं, तो ट्रिक हमारी होगी साथियों क्या, अंग एक लव ट्रिप है। ट्रिक बड़ी सीधी लिखी है मैंने, अंग एक लव ट्रिप है मेरे साथियों। अच्छा, तो अंग की यदि बात करें, सबसे पहला पार्ट आ गया इसमें अंग। अंग का डिस्कशन यदि करें तो अंग से बनेगा साथियों क्या, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। कहने का मतलब ये है इसमें जो भी चीज़ें डिस्कशन होने वाली हैं वो सब किससे रिलेटेड है सर, अग्नाशय ग्रंथि से। अच्छा, एक लव ट्रिप, 3 वर्ड हैं आपके पास में, एक लव ट्रिप, इन तीनों वर्डों के पहले पहले अक्षर से बनते हैं एंजाइम्स, पहले पहले अक्षर से एंजाइमों के नाम बनेंगे साथियों। तो ठीक है गुरुजी, कौन कौन से बनेंगे, तो एक की बात, सबसे पहले ए, एक, तो ए में यदि बात करते हैं ए, और इधर ले और इधर ट्री, तो ए की यदि बात करता तो ए से बनेगा साथियों एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। दूसरा बनेगा ले, तो ले से बनेगा साथियों लाइपेज एंजाइम। और तीसरा है साथियों ट्री, तो ट्री से बनेगा साथियों कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम मेरे साथियों। क्लियर हो गई तीनों चीजें। अंग एक लव ट्रिप है, तो अंग से अग्नाशय से, ए से एमाइलेज, ले से लाइपेज और ट्री से ट्रिप्सिन बन गया। तो सर अब हमारे पास में क्या चीज रह गई, अब हमको देखने कि सर ये किसका पाचन करते हैं। तो देखो अगला वर्ण है, इनसे बनेंगे इनके पाचक पदार्थ जो किसका पाचन करते हैं। तो सर कैसे पाचन किया जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का, ये कह सकते हैं एक तरीके से स्टार्च का। तो एमाइलेज एंजाइम ने हमने देखा हमेशा किसका पाचन किया साथियों, स्टार्च का पाचन किया है। ठीक है, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर दे काम करता है। लाइपेज की बात करते हैं तो ये वसा का पाचन करता है, जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ट्रिप्सिन एंजाइम, ये पे से बनेगा सर क्या, हमारा प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम साथियों किसका पाचन का कार्य करता है, प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। तो ये हमारे हो गए अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम्स हो गए हैं। अब हमको फोकस करना है इसके अंदर वाले पार्ट पर कि अग्नाशय ग्रंथि से अंदर वाला पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि से रिलेटेड। तो अग्नाशय ग्रंथि की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें सर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि मेरे साथियों 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ध्यान रखना, और इसको बोलते हैं क्या, लैंगरहैंस द्वीप समूह। ठीक है, तो बात करते हैं सर जो अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि, इस अग्नाशय ग्रंथि की यदि मैं बात की जाऊं तो इसमें कितनी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इसमें 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और उसको बोलते हैं सर क्या, लैंगरहैंस द्वीप समूह बोलते हैं। ये जो लैंगरहैंस द्वीप समूह होता है ये कितनी कोशिकाओं का समूह होता है साथियों, ये 3 कोशिकाओं का समूह होता है, 3 प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये 3 प्रकार की जो सर कोशिकाएं होती है वो होती कौन कौन सी कोशिकाएं साथियों, नामकरण की अगर यदि बात करते हैं तो अगर नामकरण की सबसे पहले बात करते हैं तो नंबर 1 है
अल्फा कोशिका। ठीक है। अच्छा, तो हम क्यों ना यहीं पर ही एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तीन कोशिकाएं कौन कौन सी सर हमारे पास में? तो एक है सर हमारे पास में अल्फा कोशिका, दूसरी होगी सर हमारे पास में बीटा कोशिका, और तीसरी कोशिका होगी सर हमारे पास में गामा कोशिका। कुल मिलाकर यदि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास में अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि के आंतरिक पार्ट में तीन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और तीन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं साथियों क्या? लैंगरहंस द्वीप समूह कहते हैं। इसको लैंगरहंस द्वीप समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो खोज करी थी या इसके बारे में बताया था, वो बताया था सर किसने? लैंगरहंस ने बताया था, इसलिए इसको लैंगरहंस समूह या लैंगरहंस का द्वीप समूह भी कहा जाता है। तीन कोशिकाएं होंगी सर यहाँ पर, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका होगी। सबसे पहले यदि बात की जाए, सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले यदि हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? अल्फा कोशिका के बारे में। अल्फा कोशिका क्या होती है? तो देखो, समझो अच्छी तरीके से। पहली कंडीशन, इस अल्फा कोशिका से क्या चीज निकलती है साथियों? तो इस अल्फा कोशिका से निकलता है सर हमारे पास में ग्लूकागोन हार्मोन। क्या होता है साथियों यहाँ पर? क्या? स्त्राव। कब होता है ये जरूर ध्यान रखना। इस कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्राव होता है उस स्थिति में जब हमारे रक्त में हो जाती है ग्लूकोज की कमी। ध्यान रखना इस चीज को, बिल्कुल अच्छी नॉलेज वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में हमको डिस्कस करना है कब? जब हो जाती है सर किसकी कमी? तो ग्लूकोज की कमी होने पर। ग्लूकोज की कहाँ पर, जो भी ये क्लियर कर देता हूँ, तो रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर। तो सर जब हमारे रक्त में हो जाती है ग्लूकोज की कमी, तो रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर इस अल्फा कोशिका से हार्मोन निकलता है साथी, कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाने पर कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अल्फा कोशिका से हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो अगर कमी चल रही तो सर इसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या होता है साथियों? तो यह करता क्या है? तो यह जो हमने इससे पहले पढ़ा हमारा कौन सा यकृत, यकृत में संचय हुआ था ग्लाइकोजन का, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य ये करता है। ध्यान रखना मेरे साथियों। तो ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है कब निकलता है? जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और यह रक्त में क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सर ये बढ़ा देता है। कुल मिलाकर अगर बात की जाएगी तो जो अग्नाशय ग्रंथि का जो अंदर वाला पार्ट होता है लैंगरहंस द्वीप समूह, ये हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है साथियों, ध्यान रखना। तो कमी होने पर निकला कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन। अगली कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कोशिका साथियों हमारे पास में कौन सी होगी? दूसरे नंबर पर से आते हैं हमारे पास में कौन सा है? बीटा कोशिका। अगर बीटा के बारे में बात की जाए साथियों, बीटा कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कोशिका की अगर बात की जाए तो इस कोशिका से मेरे साथियों निकलता है क्या? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का होता है साथियों क्या? स्त्राव। किस स्थिति में? ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इस हार्मोन के बारे में ध्यान रखना, किस स्थिति में होता है? तो ध्यान देना, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होने पर।
अरे जब रक्त में हो जाती है ग्लूकोज की अधिकता, तो रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाने पर बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इसका काम क्या होता है? तो यह रक्त में से ग्लूकोज का अवशोषण करने का कार्य करती है। तो अधिकता हो जाती है जब रक्त में, तो रक्त में से ग्लूकोज के अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। ये ध्यान रखना इस तरीके से। कमी होने पर बढ़ाया किसने? ग्लूकागॉन ने। और अधिकता होने पर कम किसने किया? लेवल किसने किया? इंसुलिन हार्मोन ने किया। इंसुलिन मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंसुलिन से रिलेटेड सवाल ये पूछे जाते हैं, यदि हो जाए मेरे साथियों का इंसुलिन हार्मोन की कमी, तो कमी हो जाने पर रोग कौन सा हो जाता है साथियों? तो इंसुलिन हार्मोन की ध्यान रखना, कमी हो जाने पर रोग कौन सा हो जाता है? तो कमी होने पर जो रोग होगा वो कौन सा हो जाएगा? जिसका नाम होता है सर कौन सा? मधुमेह। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने पर रोग हो जाएगा हमारे पास में कौन सा साथियों? मधुमेह रोग हो जाएगा। इस मधुमेह की बात की जाए, इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अक्सर एग्जामों में सवाल मिलता है ये, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने पर साथियों कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने पर रोग कौन सा हो जाता है साथियों? मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। अब बात करते हैं मधुमेह रोग के उपचार में, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके उपचार की अगर बात करते हैं तो किसका टीका लगाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन का ही टीका लगाया जाता है। क्योंकि सर जिसकी कमी चल रही है उसका टीका लगाओ तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी तो बॉडी सही रहेगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको अच्छी तरीके से कि सर्वप्रथम अगर बात करते हैं 1921 में, सर्वप्रथम 1921 में बैटिंग तथा बेस्ट ने, सर्वप्रथम 1921 में बैटिंग तथा बेस्ट ने ध्यान देने वाली बात ये तो सर खोज करी थी किसकी? इंसुलिन की। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले इंसुलिन की खोज की गई थी 1921 में। किसने करी थी? बैटिंग तथा बेस्ट ने करी थी। ठीक है ना। और किसकी करी थी साथियों? इंसुलिन हार्मोन की खोज करी थी, इंसुलिन की खोज करी थी। ठीक है साथ ध्यान रखना। अच्छा, अब दो चीजें क्लियर हुई, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अच्छा, यहां से जो चीज निकली तो ये चीज मैंने बताई थी कि ये बीटा कोशिका किसकी है? अग्नाशय ग्रंथि की। और अग्नाशय ग्रंथि किससे जुड़ी होती है साथियों? पक्वाशय से जुड़ी होती है। तो यहां से जो निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, ये किससे निकला? बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका ऑप्शन में नहीं मिली तो फिर क्या मिलेगा आपको? अग्नाशय ग्रंथि मिलेगी। और अग्नाशय ग्रंथि में मिले तो ये अग्नाशय ग्रंथि से निकला, बीटा कोशिका से निकल कर एटलीस्ट पहुंचेगा कहां पर साथियों? हमारे पक्वाशय में पहुंचेगा। एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है ये कि इंसुलिन पाया गया है, अब मतलब पाया जाता है कहां पर? तो इंसुलिन पाया कहां पर जाएगा? हमको पता बीटा कोशिका नहीं है ऑप्शन में, अग्नाशय ग्रंथि नहीं है, तो ये इन सबसे निकलकर पहुंचेगा एटलीस्ट कहां पर? तो ये पहुंचेगा सर कहां पर? हमारे पक्वाशय में। तो आंसर लगा सकते हो क्या? पक्वाशय भी लगा सकते हो अगर बीटा कोशिका और अग्नाशय ग्रंथि नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, ये हो गया आपके पास में बीटा कोशिका। थर्ड कोशिका की अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो हमारे पास में कोशिका होगी वो होगी साथियों कौन सी? गामा कोशिका। गामा कोशिका साथियों, गामा कोशिका। अल्फा हो गई, बीटा हो गई आपके लिए, और नेक्स्ट है हमारे पास में कौन सी? गामा कोशिका। इस कोशिका की बात करते सर निकलता है कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इस कोशिका की अगर बात की जाए तो इस कोशिका से निकलता साथियों सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम एक तो ये होता है साथियों, तो यह है अल्फा व बीटा कोशिका का नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यह है भोजन के स्वांगीकरण की जो दर होती है इसको बढ़ाने का कार्य करता है। नाम आ गया स्वांगीकरण। भोजन के स्वांगीकरण की बात की जाए तो भोजन के स्वांगीकरण से मतलब ये होता है साथियों कि पचे हुए भोजन का शरीर के अंगों तक पहुंचना और उन अंगों के द्वारा उनका अवशोषण करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
पचे हुए भोजन का शरीर के अंगों तक पहुंचना और उन अंगों के द्वारा उनके अवशोषण करने का जो कार्य होता है, वो कार्य की अगर बात की जाए तो वो कार्य सर हमारा क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और स्वांगीकरण की दर को बढ़ाने का कार्य कौन करता है साथियों, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन करता है। ठीक है साथियों, तो ये हो गई सर हमारी कौन सी ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथि होगी कंप्लीट, और कौन सा हो गया सर हमारा यकृत कंप्लीट हो गया। ये दोनों वो पाचक ग्रंथियां थी जो हमने पिछले मतलब पाचन में नहीं पढ़ी थी। तो मैंने कहा था पाचन में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगले पॉइंट में पढ़ाऊंगा, तो हमने लास्ट डिस्कस कर लिया किनका, इन दोनों ग्रंथियों के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं यकृत के बारे में, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है सर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी यकृत ही होती है, सबसे बड़ी बहिस्रावी भी ग्रंथि यकृत ही होती है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है, इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, और यकृत का अध्ययन कहलाता है साथ ही क्या, हेपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यकृत कहने को मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, लेकिन इससे कोई पाचक एंजाइम शरीर बाहर नहीं निकलता है। इस ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो एक हार्मोन होता है क्रोमेटोकाइनिन हार्मोन। ये क्रोमेटोकाइनिन हार्मोन के स्त्राव के कारण अगर बात करते हैं तो इस ग्रंथि से निकलता है क्या, पित्तरस, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। इस पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7 से 7.8 होता है, जो हल्का पीला क्षारीय द्रव होता है। इस पीले रंग का कारण होता है बिलिरुबिन वर्णक होता है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं और आपको देता हूँ, ध्यान रखना साथियों। इस बिलिरुबिन वर्णक की यदि हो जाए सर अधिकता, तो इस बिलिरुबिन वर्णक की यदि बात की जाए, इसकी अधिकता से रोग हो जाता है साथियों कौन सा, पीलिया। ठीक है, पीलिया रोग हो जाता है। किसकी अधिकता से हो जाता है साथियों, बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता से हो जाता पीलिया रोग। और एक ये भी नोटिस कर लेना साथ में कि पीलिया रोग में सबसे ज्यादा जो प्रवाहित होने वाला वो अंग होता है वो कौन सा होता है साथियों, यकृत होता है मेरे साथियों। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से। पित्तरस का काम होता है वसा का टुकड़ा करना, वसा के टुकड़े करने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों, पायसीकरण कहलाती है। नेक्स्ट बात करती है पित्तरस के संचय के बारे में। तो पित्तरस का संचय होता है पित्ताशय में, निर्माण होता है सर हमारे यकृत के अंदर होता है। पित्ताशय को बोलते हैं सर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की अगर बात किया, इसको सिकोड़ने काम करता है कोलेसिस्टोकाइन हार्मोन। तो ये सिकुड़ता है तो इसमें से निकलता है पित्तरस, और ये पित्तरस सीधा कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है सर, हमारे पक्वाशय में पहुंचा दिया जाता है। कभी कभी अगर बात करते हैं तो पित्ताशय में पित्त की थैली में पड़ जाती है साथियों क्या, पथरी पड़ जाती है। और ये पथरी किससे बनी होती है मेरे साथियों, कोलेस्ट्रॉल वसा से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लीवर से और पॉइंटों को। शराब के अत्यधिक प्रयोग से रोग हो जाता है, लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्ध होने की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध होने का मतलब क्या होता है साथियों, कि कोई नष्ट हुआ, खोई हुआ कोई अंग है या कोई कटा हुआ अंग है, उसका पुनः ठीक हो जाना, ऑटोमेटिकली स्वतः ही ठीक हो जाने की क्रिया कहलाती है पुनरुद्ध होने कहलाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है यकृत में, सबसे कम पाई जाती है साथियों मस्तिष्क में। यकृत में होता है विटामिन ए, डी, ई, के का संचय यकृत में होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन का संचय भी यकृत के अंदर होता है साथियों हमारा। नेक्स्ट सर हमारे पास में क्या, यकृत। यकृत के द्वारा अमोनिया कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में बदल दिया जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है साथियों, ऑर्निथिन चक्र कहलाती है। अच्छा, यूरिया की बात करें, अणुसूत्र यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का सबसे पहले निर्माण किया था किसने, वोलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया कार्बनिक पदार्थ में कौन सा होता है सर, हमारा यूरिया होता है। यकृत में होता है सर हिबेरिन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है। और यकृत के अंदर होता है सर क्या, फाइब्रोनोज प्रोटीन, जो शरीर के बाहर चोट लग जाने पर थक्का बनाने का कार्य करता है। तो ये सभी चीजें हमारी किससे रिलेटेड होती है साथियों, यकृत से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो जरा। नेक्स्ट हमने बात करती है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, जो कि पैंक्रियाज कहलाती है। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है सर, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलते हैं, और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कहलाती है शरीर की। इस ग्रंथि के बाहरी भाग से निकलता है अग्नाशय रस। एक अग्नाशय रस को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्यों कहा जाता है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कहा था क्योंकि साथियों इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं, वो वसा का भी पाचन करते हैं, वो प्रोटीन का भी करते हैं। इसीलिए सर इसको कहा जाता है कि पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इससे एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलता है। एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का, ट्रिप्सिन करता है सर किसका, प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इस ग्रंथि के अंदर लैंगर द्वीप समूह पाया जाता है, जो 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इसकी खोज करती डॉक्टर लैंगर ने, इसलिए इसको लैंगर का द्वीप समूह कहते हैं। 3 कोशिकाओं मिलकर इसका निर्माण किया। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। अल्फा की बात करते हैं, इस कोशिका से जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इस कोशिका से हार्मोन निकलता है, कौन सा, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। और ग्लूकागोन हार्मोन का काम करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और नेक्स्ट कोशिका हमारे पास कौन सी, बीटा। बीटा की बात करते हैं, इस ग्रंथि से रक्त में ग्लूकोज की कमी अधिकता होने पर हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इससे काम होता है रक्त में से ग्लूकोज का अवशोषण करना होता है।
ठीक है। अच्छा, यदि हो जाए इंसुलिन की कमी तो रोग हो जाता है मधुमेह, या जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस है, ध्यान रखना। और इंसुलिन की सबसे पहले खोज की थी 1921 में, किसके द्वारा? बेटिंग बेस्ट के द्वारा की गई थी। और लास्ट हमने डिस्कस किया था किसके बारे में सर? हमारे पास में गामा कोशिका के बारे में। और गामा कोशिका से निकलता कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता। इसका मेन वर्क तो होता है सर क्या? भोजन के स्वांगीकरण की दर को बढ़ाने काम करता है, और साथ साथ में अल्फा और बीटा कोशिकाओं के नियंत्रण का भी ये कार्य करता है। ठीक है साथियों। अच्छा, तो ये हो गई सर हमारी पाचक ग्रंथियां। आशा करता हूं आपको पाचन पूरा अच्छा समझ में आया होगा। इसको रिपीट करके देखना, ठीक है। पूरा टॉपिक्स आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। 2 ही ग्रंथियां बच रही थी, कौन सी? यकृत और अग्नाशय, वो भी मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।